नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। दोस्तों, डिफेंस पेंशनर वो तबका होता है जिनको जानकारी के अभाव से बहुत सारे अपने एंटाइटलमेंट वो नहीं ले पाते। अब आज के इस वीडियो में कई सारे महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा, जिसमें से एक महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों, पेंशनर्स को CILQ और HRA भी लागू है। जी हां, कैसे लागू है आगे मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि दोस्तों जानकारी के अभाव की वजह से हजारों की संख्या में ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको जो लागू है वो नहीं मिल रहा है। तो आज का ये वीडियो अंत तक देखिए, आपको भी जानकारी मिलेगी और आपसे वादा करता हूं हजारों की संख्या में ऐसे पेंशनर्स हैं जो आज के इस वीडियो की जानकारी से लाभान्वित होंगे। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, आपको जानकारी देने के लिए मैं कई सारे सोर्सेस से जानकारी हासिल करता हूं। मैंने रिकॉर्ड ऑफिस में लगभग 8 साल नौकरी की है और साथ ही साथ मेरे सोर्सेस हैं, उनसे लगातार मैं संपर्क में रहता हूं और कोशिश करता हूं कि आपको सटीक जानकारी दूं और हमेशा आपको जानकारी में देता हूं। साथ में कोई ना कोई लेटर रहता है दोस्तों, आप सबने देखा होगा, सामने आपको लेटर दिखाता हूं ताकि आपको लेटर देख करके समझ में आए कि कितनी ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको देता हूं। और एक पूर्व सैनिक, एक फौजी क्लर्क रिटायर्ड होने के नाते मेरा यह जिम्मेवारी बनता है कि आपको सही जानकारी आप तक पहुंचाऊं ताकि आप अपने होने वाले नुकसान से बच सकें। तो जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, आज के इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर के आया हूं जो आपके लिए लाभान्वित करने वाली जानकारियां हैं दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इन जानकारियों को लेकर के। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है दोस्तों, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहली जानकारी, जैसे आप देख पा रहे हैं, आपको ECHS की सुविधा मिल रही है या FMA। दोस्तों, या तो ECHS या तो FMA, दोनों में से एक सुविधा आपको मिलनी चाहिए। लेकिन आगे मैं समझाता हूं। FMA 1000 हर महीना है, 3000 की मांग भारत सरकार के पास लंबित है। जी हां, FMA की अगर बात करूं तो 1000 रुपए अभी मिलता है, लेकिन 3000 की मांग सरकार के पास लंबित है और बाकायदा वित्त मंत्रालय ने उसका एक्सेप्टेंस भी दिया है कि हां, हमारे पास मांग पहुंचा हुआ है कि 3000 रुपए FMA को किया जाए। अब दोस्तों मैं बात करता हूं FMA या ECHS में, दोनों में से एक आपको मिलना चाहिए। लेकिन कई सारे पेंशनर्स आज भी हैं जो ना तो FMA ले रहे हैं, ना ही उनको ECHS की फैसिलिटी मिल रही है। तो उन पेंशनर्स के लिए खास करके आज का मेरा वीडियो है, या तो आप FMA या तो फिर आप ECHS की फैसिलिटी ले लीजिए, वो आपका अधिकार है दोस्तों। और FMA के लिए कुछ क्राइटेरिया पूरा करना होता है। आप 2003 से पहले के रिटायरी होने होते हैं, आपके जिला में जो फौजी चिकित्सा सुविधाएं जो है वो नहीं हुआ होता है, तभी जाकर के आपको FMA मिलता है। लेकिन ECHS सबको लागू है। आप ECHS के लिए जरूर रजिस्ट्रेशन करें और ECHS की फैसिलिटी उठाएं। अब ये जो सामने आप लेटर देख पा रहे हैं, जिसमें कुछ ऐसे पेंशनर्स हैं जिन्होंने ना तो FMA लिया ना ECHS लिया, तो रिकॉर्ड ऑफिस ने PCDA को लेटर लिखा है कि उनका स्पर्श में माइग्रेशन जल्दी से कर दीजिए ताकि हम उनका जो ग्रीवेंस है उसको प्रोसेस कर सकें और उनकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से आइदर FMA या तो फिर ECHS की फैसिलिटी के लिए उनको जो है बता सकें। तो दोस्तों आपको बता दूं, अभी फिलहाल 1000 रुपए FMA मिलता है और ये जो सामने आप देख पा रहे हैं, समय समय पर मांगे गई हुई हैं सरकार के पास कि जो FMA है उसको बढ़ा करके 1000 से 3000 कर दिया जाए। ये कई सारी संस्थाओं ने इस मांग को जो है सरकार के पास भेजा है और ये वित्त मंत्रालय का जो आप लेटर देख पा रहे हैं, इस लेटर में सरकार ने, वित्त मंत्रालय ने यह माना है कि एनहांस रेट ऑफ FMA के लिए उनके पास जो है मांग पहुंची है। यानी कि FMA को 1000 से 3000 करने वाला जो मुद्दा है वो आज के डेट में फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास लंबित है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में ये FMA बढ़ करके 1000 से 3000 हो जाए, हो सकता है। लेकिन आप अगर या तो FMA या ECHS दोनों में से नहीं ले रहे हैं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। चाहे आप FMA लीजिए चाहे ECHS लीजिए, दोनों में से एक आपको लेना जरूरी है क्योंकि वो आपका हक है दोस्तों। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रिकॉर्ड ऑफिस ने पेंशनर को दी जानकारी, OPT फिक्स का पार्ट 2 ऑर्डर करके LPC कम डाटा शीट के साथ भेजा POR पेंशन बढ़ोतरी के लिए। जी हां दोस्तों, एक OPT फिक्स का पार्ट 2 ऑर्डर होता है। क्या आपको पता है? OPT फिक्स का पार्ट 2 ऑर्डर उनका होता है जिनको प्रमोशन या MACP लागू होने के बाद जो है इंक्रीमेंट में घाटा होता है। तो अगर OPT फिक्स का पार्ट ऑर्डर कर दिया जाए तो उनको एक इंक्रीमेंट का फायदा होता है। यह मुझे इसलिए पता है दोस्तों कि मैंने खुद वो पार्ट ऑर्डर किए हैं।
मैंने खुद उन पार्ट ऑर्डर्स को जब मैं रिकॉर्ड ऑफिस में था तो प्रोसेस भी करवाए हैं, इसलिए मैं आपको ऐसी जानकारी देता हूं। अब आपको मैं लेटर दिखा करके समझाता हूं कि किस तरीके से ओपीटी फिक्स का पार्ट ऑर्डर होकर के रिकॉर्ड ऑफिस पीएओआर को भेजता है, तब जाकर के पेंशनर का एक इंक्रीमेंट का फायदा मिलता है। चलिए लेटर देखते हैं। दोस्तों ये एक पेंशनर थे जिनको ओपीटी फिक्स का फायदा लागू था। उनको ओपीटी फिक्स से उनके पेंशन में एक इंक्रीमेंट मिलना था जो नहीं मिला था। तो उन्होंने जब सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डाला तो रिकॉर्ड ऑफिस ने अपनी तरफ से कार्रवाई किया। ये देखिए 7 फरवरी 2024 को रिकॉर्ड ऑफिस ने पेंशनर को जो जानकारी दी है, देख पा रहे हैं आप सीपी ग्राम्स का ग्रीवेंस का रेफरेंस में, इट इज टू इन्फॉर्म यू दैट एलपीसी कम डाटा शीट रिगार्डिंग रिवीजन ऑफ बेसिक पे ओपीटी फिक्स has already been forwarded to PAOR via this office letter of event note and dated 6 February 2024 for their further necessary action। यानी कि जब 25 जनवरी को उन्होंने ग्रीवेंस डाला तब जाकर के PAOR को जो है रिकॉर्ड ऑफिस ने एलपीसी कम डाटा शीट बना करके ओपीटी फिक्स का जो है पार्ट ऑर्डर करके भेज दिया ताकि पेंशनर को उनका एक इंक्रीमेंट का फायदा। तो आप सबने अभी लेटर देखकर समझा दोस्तों। ओपीटी फिक्स उनको लागू है दोस्तों जो 1 जनवरी 2016 के बाद प्रमोट हुए हैं या एमएससीपी मिला है और उसके बाद वो रिटायरमेंट हो गए हैं और उनको अभी तक ओपीटी फिक्स का फायदा अगर नहीं लिया है तो आप भी सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस जरूर डालें, आपका एक इंक्रीमेंट का फायदा पेंशन में हो सकता है। चलिए अगली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत सरकार के अप्रूवल पर आर्मी हेडक्वार्टर ने निकाला आदेश, पेंशनर्स को भी सीआईएलक्यू एचआरए एचबीए का एरियर दिया जाएगा 1 जनवरी 2006 से। जी हाँ सही सुन रहे हैं आप, पेंशनर्स को भी सीआईएलक्यू एचआरए या एचबीए का फायदा मिल सकता है 1 जनवरी 2006 से। आपको मैं लेटर दिखा के समझाता हूं, आर्मी हेडक्वार्टर का लेटर है, उसको देखते हैं। अब दोस्तों ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं स्टैंडिंग आर्मी पे कमीशन सेक्शन, जो कि आर्मी हेडक्वार्टर का एक ब्रांच है, आप देख पा रहे हैं इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर ऑफ एमओडी आर्मी। ये लेटर बेहद महत्वपूर्ण लेटर है दोस्तों। अगर आपको सीआईएलक्यू एचआरए वगैरह लागू है नहीं मिला है तो इस लेटर के रेफरेंस में आप अपना कार्रवाई कर सकते हैं। कई सारे पेंशनर्स ने लिया है। इस लेटर की जो मूल बात है वो आपको बता दूं, यहां पर जैसे आप देख पा रहे हैं पैराग्राफ नंबर 3 में जो लिखा हुआ है दोस्तों, सबसे पहले तो पैराग्राफ नंबर 2 में ये लिखा हुआ है कि भारत सरकार ने इस बात की अप्रूवल दे दी है कि जो एमएससीपी की वजह से किसी के अगर पेंशन में पेमेंट में बढ़ोतरी हुई है तो उस ड्यूरेशन का, जिस ड्यूरेशन में वो सर्विस में थे उस ड्यूरेशन का उनको सीआईएलक्यू एचआरए एचबीए का फायदा भी मिलेगा। आप 3 नंबर पैराग्राफ देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वाइड लेटर कोटेड एट पैरा 1 चार्ली हैज इशूड अमेंडमेंट wherein CILQ, HRA and SBA have also been included for the admissibility of financial benefits linked to pay on grant of financial upgradation under MSEPS. Accordingly, affected persons are now entitled for the enhanced rate of CILQ with effect from 1 जनवरी 2006 to 30 जून 2017। आगे ये देखिए लेटर को साइन किया है, बकायदा इस लेटर को सर्कुलेट किया गया है। दोस्तों इसका मतलब क्या होता है कि आप पेंशन आने के बाद अगर आपका एमएससीपी एडजस्ट हुआ है, कई सारे हजारों की संख्या में ऐसे पेंशनर्स हैं जो पेंशन आने के बाद उनका एमएससीपीएस एडजस्ट हुआ है, तो जो सर्विस के दौरान का उनको एरियर मिला है, मान लीजिए कोई 2008 में पेंशन आ गए, उनको 1 जनवरी 2006 को एमएससीपीएस लागू था और पेंशन आने के बाद उनको एमएससीपीएस मिलता है, तो 2008 के बाद का तो उनको पेंशन का फायदा मिलेगा, लेकिन जनवरी 2006 से लेकर 2008 उनका पेंशन आने के समय तक का जो उनको एमएससीपी की वजह से उनका बेसिक पे में बढ़ोतरी हुई है, उनका उस बेसिक पे की बढ़ोतरी का एरियर उनको मिलेगा। लेकिन दोस्तों साथ ही साथ जो सीआईएलक्यू, एचआरए, एसबीए ये जो अलाउंसेस होते हैं दोस्तों, या ये जो लोन वगैरह होते हैं, इसमें बेसिक पे का ताल्लुक होता है, तो इसकी भी बढ़ोतरी होगी। ये इस आर्मी हेडक्वार्टर के लेटर में क्लैरिफाई किया गया है और उसका भी आपको एरियर मिलेगा। तो आप सबने देखा दोस्तों, अगर आपको एमएससीपी मिला हुआ है दोस्तों, तो सर्विस के दौरान का जो आपका पीरियड थे उस पीरियड में सीआईएलक्यू, एचआरए वगैरह भी आपका रिवाइज हो जाएगा एमएससीपी के बेसिक पे के हिसाब से। तो उस बढ़े हुए बेसिक पे का जो एरियर आपको सीआईएलक्यू या एचआरए का मिलना है वो आपको लागू है। कई सारे पेंशनर्स जो कार्रवाई करते हैं, जो सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डालते हैं या जो रिकॉर्ड ऑफिस को अपना केस प्रोसेस करते हैं, वो ले रहे हैं। तो अगर आपने भी एमएससीपी रिटायरमेंट आने के बाद लिया है तो आप भी सीआईएलक्यू, एचआरए की बढ़ोतरी का जो है बीच का जो गैप है, जो एरियर है, उसके लिए जरूर ग्रीवेंस डालें, जरूर आपका वो हक का पैसा है उसको जरूर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी दोस्तों। 5% डीए बढ़ोतरी या 51% डीए के पहुंचने वाले वायरल खबर की
क्या है हकीकत। आप सबको पता है कि जी बिजनेस या ऐसे कई सारे मीडिया हाउसेस का हवाला दे करके ये जानकारी अभी वायरल की जा रही है कि 1 जनवरी 2024 से जो हमारा डीएडीआर की बढ़ोतरी होनी है वहां 5% की बढ़ोतरी हो सकती है या 51% डीएडीआर पहुंच सकता है। लेकिन आप इस बात को लिख के रख लीजिए दोस्तों, जो भी डीएडीआर की बढ़ोतरी होगी वो एआईसीपीआईएन के आंकड़ों के हिसाब से होगी, और एआईसीपीआईएन के जो आंकड़े दिसंबर 2023 महीने के आए हैं तब तक के आंकड़ों को लेकर के हमारा डीएडीआर 50.26 निकलता है। तो 50% ही डीएडीआर हमें मिलेगा जनवरी 2024 से। इसलिए अफवाहों में ना आए, आपका डीएडीआर 4% बढ़ेगा और डीएडीआर पहुंचेगा 50%, उससे ज्यादा नहीं होगा दोस्तों, कम भी नहीं होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी था कि आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।